क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम सैन्य सफलता मानी जाती है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 22 से 23 अक्टूबर 1764। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, ये आपको याद रखना है। भारत में जो कि पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय बंदोबस्त की बात कही जा रही है। तो अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है, यहाँ पे एक्चुअली जो करने वाले से आप देख रहे हैं इसका आपने टिक किया तो आपने गलती की है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वारन हेस्टिंग्स होगा, क्योंकि करने वाले इसका संबंध अस्थाई बंदोबस्त से था, जबकि वारन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक पंचवर्षीय बंदोबस्त को लागू किया था। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? अंतिम गवर्नर था बंगाल के अंतिम गवर्नर जो कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त हुआ था, मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी। हैलोजनों में सर्वाधिक जो अभिक्रिया है वो कौन सा है, यानी अभिक्रियाशील है? हैलोजनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन, ऑप्शन सी। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण, यानी कि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। देखिए, हीरा से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे छोटे से पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट कि हीरा जो है वो कार्बन का ही एक अपरूप है, जो कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है, राइट। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हीरा का जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट, हीरा जो है वो ना तो ऊष्मा का और ना ही विद्युत का चालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ के रूप में इसको जाना जाता है, हीरा को कठोर पदार्थ के रूप में, राइट। और दुनिया के सबसे जो बड़ा हीरा है वो कौन सा है? जो कि 1905 में खोजा गया था दक्षिण अफ्रीका में, और उसका नाम क्या है? कुलीनन हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, जिसकी कैरेट की बात करें तो 3106 कैरेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके संबंध में आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन बी हुआ करेक्ट आंसर, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी इमेजनरी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757, ठीक है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक चला था। बंगाल में द्वैत शासन को स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ये आपको याद रखना है। गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन थे? गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक, देखिए अगर हम बात करें गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को, 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु हुई थी कब? गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में हुआ था। तो इनके बीच अगर हम देखें तो बाबर भी रहे हैं, सिकंदर लोदी भी था, और इब्राहिम लोदी भी था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इन्हीं के समकालीन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव अधिक किस क्षेत्र पर पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा था अधिकतम प्रभाव, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ऊपर हमने देखा था कि रॉबर्ट जो क्लाइव है उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन नीति को लागू किया था, और इसे समाप्त किया किसने? तो वारन हेस्टिंग्स ने। वारन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? धन एवं आशीर्वाद से की थी। वो थे सिखों के जो 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सिखों के ये 5वें गुरु थे। इन्हें हम लोग ब्रह्म ज्ञानी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के नाम से गुरु अर्जुन देव को जाना जाता है।
और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। साथ ही साथ स्वर्ण मंदिर की नींव इन्होंने डाली थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका जो यानी कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु के जो कारण थे, कौन से मुगल शासक थे, तो जहांगीर थे, ये ध्यान रखिएगा। भारत में उपनिवेशिक काल में विटले आयोग का संबंध यानी उद्देश्य क्या था? विटले आयोग का संबंध श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन और सिफारिश प्रस्तुत करना, यानी राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। इसका अलग टॉपिक बनाया गया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है वह कौन सा? तो ये काम करता है कौन? विद्युत मीटर, ठीक है, विद्युत मोटर करता है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट वन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यानी पेंडुलम की जो लंबाई हो 4 गुनी कर दी जाए, तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो इसके लिए जो होता है आवर्तकाल टी बराबर आपने पढ़ा होगा कि 2π√L/g, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लंबाई को 4 गुना करते हैं, अगर अंडर रूट में लंबाई को 4 गुना कर दिया था तो ये बाहर निकलेगा तो पहले की तुलना में 2 गुना हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही रहता है, क्योंकि इस पर इफेक्ट नहीं करता है। तापमान को बढ़ाए या फिर घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा रिमेन्स द सेम, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है, घट जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, घट जाता है, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा 1815 में इनके द्वारा स्थापना किया गया था, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि मिली थी किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में, जो कि कानपुर के संबंध में थे, कानपुर में इन्होंने सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। जबकि कानपुर से संबंधित नेता कौन थे? तो नाना साहब थे, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी, किसके द्वारा? तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। और इससे पहले अगर हम बात करें 1851, तो 1851 में भी स्थापना हुआ था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। और उसके कुछ समय बाद 1866 ईस्वी में एक और स्थापना हुआ जिसको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो यहाँ पे तीनों कंफ्यूज कर सकता है। 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और सिर्फ इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 1876, ये ध्यान रखिएगा। 1866 की जो बात करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वो था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो मैंने आपको कई बार याद कराया, देखिए प्रवाह आ रहा है प्रकाश में, और अनुप्रस्थ में भी प्रवाह आ रहा है, अनुप्रस्थ में भी तो प्रवाह आ रहा है, इस तरह से याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी। जबकि ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ठीक है, अनुदैर्घ्य होता है। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी यूनिट है? दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, दाब। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया है निर्वात यानी ऑप्शन सी वैक्यूम, तो ये पॉइंट आपका गलत होगा, क्योंकि ध्वनि जो होता है वो निर्वात में चलता ही नहीं है, निर्वात में गमन नहीं करता है। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा ऑप्शन डी, इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन प्रकाश की चाल अगर पूछ ले कि वहाँ पे लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो वैक्यूम बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे फिलहाल हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्विलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, ऑप्शन ए एनी बेसेंट बिल्कुल सही आंसर होगा।
एनी बेसेंट ने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन की। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिस कारण से नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? ये उद्भव 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस कारण से? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? इनको फांसी कब मिली थी? 23 मार्च 1931, ये डेट याद रखना है। और ये जो कारण था क्या? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या का कारण। ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। 3 फरवरी 1928 को भारत में आगमन हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि पटना में आगमन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो पटना में आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को। 12 दिसंबर 1928 को। भारत में 3 फरवरी था, 3 फरवरी 1928, जबकि पटना में 12 दिसंबर 1928। राइट। नेक्स्ट वन क्या है? निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी? ध्यान रखिएगा, भारत में 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, जिसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका जमकर विरोध किया गया। व्हाइट कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि बारडोली सत्याग्रह था, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश काल की बात की जा रही है, तो ब्रिटिश काल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर बनेगा, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि 10 साल जो बंदोबस्त है वो अकबर के समय में लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ई, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन ई। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का, ऑप्शन बी, ऊर्जा का मात्रक होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब वह जहाज का स्तर क्या होगा? जब एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब उसके जो स्तर होगा वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नदी की तुलना में समुद्र का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी साख सुझाव किसने दिया था? सहकारी साख का सुझाव किसने दिया था? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्रेडरिक निक्सन। फ्रेडरिक निक्सन, ऑप्शन ए। एक चेन्नई का सिविलियन था ये। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर जो थे कृषिदास को क्या कहा जाता था? तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषिदास को क्या कहा जाता था? इन्हें पनियाल कहा जाता था, पनियाल, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पनियाल। और मैं आपको बताना चाहूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे जो हाली आप देख रहे हैं, हाली, ये क्या था? तो हाली जो था ये गुजरात में हम कह सकते हैं हाली, एक प्रकार का हाली पद्धति। अगर पूछा जाए कि हाली पद्धति क्या होता है, तो बंधुआ मजदूर से संबंधित होते हैं, तो ये गुजरात में हाली कहा जाता था। अगर हम यहाँ पे बात करें कमियाँ, जैसे अगर कामियाँ कहता है, कहीं कहीं कमियाँ लिखता है, तो कमियाँ जो होते थे वो कहाँ पे था? ये आपका बिहार के संबंध में, बिहार। ठीक है, बारहमासिया हो गया, जनौर हो जाता है, ये सभी के सभी बिहार में जो कि प्रचलित है। ठीक है। हलिया, मुलिया, ये जो होता था वो आपका कहाँ पे? हलिया, मुलिया, ये आपका हो जाता था ये उड़ीसा में, जबकि हाली गुजरात में होता था। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मराठों के बर्गीगिरी, बर्गीगिरी का मतलब गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? सबसे पहले सबसे अधिक उपयोग किया गया था मलिक अंबर ने, मलिक अंबर ने, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह आप सभी को पता होगा कि ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जो कि कब? 10 मई 1857, डेट याद रखना है, 10 मई 1857। वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? एकदम वीवीआई प्रश्न है। वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसकी स्थापना किया गया था श्रीधर धरालू नायडू के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
1867 में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज को स्थापित किया, जिसके प्रमुख सहयोगी कौन थे? प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन डी। राजाराम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? राजाराम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? तो बाल विवाह का, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का, इन सभी का विरोध किया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि हीरा का अपवर्तनांक है। ऊपर मैंने आपको हीरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन ये नहीं बताया था। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42%। ठीक है, 2.42%। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरता है, इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की सुई पानी के सतह पर तैर जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है इसका कारण आपका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया? तो ये हाल ही का क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया? डुअल मोड वाहन को पेश किया किस देश ने? तो अगर आपने पिछले मंथ का करंट अफेयर्स देखा होगा, जिसमें मैंने आपको दिसंबर मंथ में कराया था, दिसंबर जनवरी, तो जनवरी मंथ में आपको मिला था। और जनवरी का एक ज़बरदस्त पीडीएफ भी आपको दिया गया टेलीग्राम पर। अगर आपने उसको नहीं देखा है, नहीं डाउनलोड किया, तो जा करके डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करा करके उसको पढ़िए। काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी गई है, पूरा करंट अफेयर्स आपको उसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डुअल मोड वाहन को पेश किया है किसने? तो जापान करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी जापान। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स बैंक में शामिल किया गया? हाल ही में ब्रिक्स बैंक में शामिल हुआ कौन सा देश? मिस्र। इससे पहले भी 3 देश शामिल हुए थे, जिसमें हम लोग बांग्लादेश को रखते हैं, यूएई होगा, और साथ ही साथ आपका उरुग्वे शामिल हुआ था। यानी उसके बाद ये आपका मिस्र जो कि चौथा देश इसमें अंदर आता है। और टोटल अब इसमें देशों की संख्या कितनी हो गई? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किसे? दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी, ऑप्शन बी। हाल ही में कहाँ यहाँ पे कह सकते हैं सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया? सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? तो ये बन जाता है ऑप्शन डी उत्तराखंड। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाते हैं। ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारे होते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। बात यहाँ पे ब्रह्मांड की जा रही है, तो ब्रह्मांड के संबंध में 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है, सबसे जो फेमस सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये किसने दिया था? एब जॉर्ज लेमेंथेयर ने दिया था। एक होता है सेकेंड सिद्धांत जो कि दोलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। और एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि जो ये महाविस्फोट की घटना घटी थी, यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी की जो घटना घटी थी, बिग बैंग जो सिद्धांत और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में ये पूछा जाता है कि महाविस्फोट की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी? आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना घटी थी महाविस्फोट की। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड क्वेश्चन कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? एक क्वेश्चन ध्यान रहेगा, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, और उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो 71% है। हीलियम का जो प्रतिशत है 26.5%, बाकी अन्य गैसें 2.5 है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी सही आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र का तापमान कितना होता है? केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है ये। ठीक है, केंद्रीय भाग का तापमान। किस वर्ष में नई दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी? किस वर्ष में नई दूरसंचार नीति की घोषणा की गई थी? तो ये हुई थी 1999। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट, चक्रवात एक निम्न दाब का केंद्र होता है। ये ध्यान रखिएगा कि चक्रवात में केंद्र में दाब किस तरह का होता है? निम्न दाब होता है। बाकी उसके बाहर की तरफ चारों तरफ जो होता है वो उच्च दाब होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन का जो दिशा होता है, पवन संचालन की जो दिशा होती है वो दक्षिणावर्त होती है।
तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया आप सबसे पहले डी बनाएंगे और अगर आप इस बीचों बीच से इसको डिवाइड करेंगे यानी तो ये आपका इक्वेटर बन गया 0 डिग्री। अब ये आपका ऊपर में उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इस वक्त आप जब देखते हैं कि डी बनाते हैं तो आप इस तरह से, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो पवन की दिशा का संचालन होता है वो क्या होता है, वामावर्त दिशा में होता है। वामावर्त किसे कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। जबकि दक्षिणावर्त दिशा में क्या होता है, इस तरह से पवन का संचालन होता है यानी कि क्लॉकवाइज में। तो ये जो पॉइंट है दक्षिणावर्त ये गलत है, यहाँ पे वामावर्त होना चाहिए था यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था। तो सेकेंड पॉइंट गलत है, सिर्फ और सिर्फ सही है क्या, केवल एक। अगला क्वेश्चन कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोर्नियो, बोर्नियो बिल्कुल सही होगा। और देखिए बोर्नियो का जो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल करीब 7,51,000 के आसपास होता है। और जबकि मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर 5,87,000 के आसपास ही होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है, करीब 21,75,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो विषुवतीय व्यास हो जाता है 12,756 किलोमीटर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और इसका ध्रुवीय व्यास अगर आपसे पूछता है तो ध्रुवीय व्यास 12,714। कभी कभी क्या होता है, पूछा जाता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास का से कितना ज़्यादा है या फिर ध्रुवीय जो व्यास है विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो करना कुछ नहीं है, 12,756 में से 12,714 को घटा लीजिए यानी कि 42 किलोमीटर ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। 9 डिग्री जो चैनल है वो किनके बीच स्थित है। तो मैंने आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री तीनों को अच्छे तरीके से याद करके बताया था कि कैसे इसको याद रखना है। मामी लक्ष्मी छोटी कार में, इस तरह से मामी लक्ष्मी छोटी कार में। देखिए मामी का मतलब क्या होता है, मालदीव और मिनी का है, मामी हो गया। लक्ष्मी का मतलब याद रखे थे कैसे, लक्ष्मी यानी कि लक्षद्वीप और मिनी काय को जोड़ता है, अलग करता है। तो लक्षद्वीप यानी कि जो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावरती, और ये आपका मिनी का है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और छोटी कार का मतलब छोटा अंडमान कार निकोबार को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्कन जल संधि किनके बीच स्थित है। दक्कन जल संधि किनके बीच स्थित है, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, डी को टिक करेंगे। पटना का स्थानीय समय क्या है, पटना का स्थानीय समय क्या है। तो पटना का स्थानीय समय भी वही होगा जो भारत का स्थानीय समय, आपको पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, यानी कि वही है जो भारतीय मानक समय का है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो राज्यों का सबसे ऊपर होगा सबसे नीचे होगा वो हमें देखना है। तो हमें पता है कि हमारे भारत में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राज्य है वो राजस्थान, यानी ऑप्शंस में देखिए तो 3 आना चाहिए, पहले 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। राजस्थान के बाद क्या आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश को रखते हैं, यानी 3 के बाद 2 यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है, गोवा, जबकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा हो जाता है सिक्किम। घनत्व के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश। चेरापूंजी अवस्थित है, चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पे, मेघालय में। ठीक है, मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो कि राजस्थान में है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अकेले होता है, 10.4%, 10.4%, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये स्टार्ट किया गया था 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होता है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होता है। हार्ड करेंसी विकसित देशों की, ऑप्शन बी विकसित देशों की। सामाजिक आर्थिक योजना किसका हिस्सा है, सामाजिक आर्थिक योजना। तो आपने पढ़ा है कि आर्थिक नियोजन जो है किसके अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। सी विल बी करेक्ट आंसर, समवर्ती सूची के अंतर्गत। आईएमएफ जो है वो किसको ऋण दे सकता है, आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं। देखिए आईएमएफ के अगर हम बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको जानना होगा। ये जो होता है इसकी स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसी में इसकी स्थापना मानी जाती है।
और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे कि दो संस्थाएं हैं जिसको ब्रिटेन वुड ट्विंस के नाम से जाना जाता है, और वो दो संस्थाएं कौन कौन सी है, तो एक होता है आईएमएफ के साथ साथ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आईएमएफ के साथ साथ जो आईबीआरडी है, आईबीआरडी जिसे हम लोग विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों संस्थाओं को संयुक्त रूप से ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में ही हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आईएमएफ के संबंध में। तो ध्यान रखिएगा, जो आईएमएफ है इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, जब स्थापना हुआ तो इसके संस्थापक सदस्य 44 थे, और भारत भी खुद एक संस्थापक सदस्य ही था, यानी स्थापना के समय भारत भी इसमें शामिल था। राइट, वर्तमान में इसमें देशों की संख्या टोटल कितना 190, और अगर हम बात करें कि नवीनतम दो सदस्य कौन से, 189 और 190वां देश कौन सा था, तो 189वां देश नाउरू था, नाउरू। और अगर हम बात करें 190वां जो कि सबसे नवीनतम सदस्य, अंडोरा। ठीक है, अंडोरा, ये ध्यान रखिएगा, अंडोरा। और आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे, आईएमएफ का मुख्यालय पड़ता है आपका वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ की मुद्रा क्या होती है, आईएमएफ की मुद्रा होता है एसडीआर। एसडीआर इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एसडीआर का फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ये कि आईएमएफ जो है ऋण दे सकता है किसको, आईएमएफ ऋण सिर्फ और सिर्फ अपने सदस्य को ही दे सकते हैं, यानी 190 आपने देश देखा उसमें से किसी को भी वो ऋण दे सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन, जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन दैनिक गति के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके परिणाम स्वरूप दिन एवं रात होते हैं। ठीक है, दैनिक गति दिन और रात होता है। सेकेंड पॉइंट है कि पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष जो परिक्रमण होता है, जिसको परिक्रमण को हम लोग इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं, रेवोल्यूशन को क्या कहा था कि इसके परिणाम के अकॉर्डिंग ऋतु परिवर्तन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि रोटेशन के कारण दिनों रात और रिवोल्यूशन के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होना, दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दो दोनों करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है, भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे भूमि विकास बैंक का कार्य कि दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, सबसे अधिक हानि होती है, तो सबसे अधिक हानि होती है ऋणदाता को, ऋणदाता को सबसे अधिक हानि होती है और ऋणी को सबसे ज़्यादा लाभ होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1979 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में, जिनकी सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, शिवरामन समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और 1982 में इसकी स्थापना हुआ था, 12 जुलाई 1982 को। निम्नलिखित में से कौन एशियाई विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, मुख्यालय पड़ता है मडलुयोंग फिलीपींस में, मडलुयोंग मनीला फिलीपींस में पड़ता है। कभी कभी मडलुंग नहीं लेता है, सिर्फ मनीला फिलीपींस देता है, तो फिलीपींस में ही पड़ता है। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। और ये इसका जो कार्य है कि एशिया प्रशांत में गरीबी को उन्मूलन करना, गरीबी को हटाना, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है, किसको घटाया जाता है, ह्रास को घटाया जाता है, मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, ऑप्शन ए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, तो ध्यान रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। राइट आंसर डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महासागरों के नीचे भूपर पट्टी की जो चट्टानें होती है ग्रेनाइट से निर्मित होती है, ये पॉइंट गलत है। महासागरों के जो नीचे भूपर पट्टी की जो चट्टानें होती है वो ग्रेनाइट से नहीं बल्कि बेसाल्ट से बनी होती है, बेसाल्ट की बनी होती है, ये पॉइंट इसलिए ये गलत हो जाता है। भूपर पट्टी की ऊपरी जो परत होती है इसको हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2। राइट, नेक्स्ट वन,
ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुओं का परिवर्तन होना ऊपर हम लोगों ने देखा था। तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है जिसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं, इसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी होगा। जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। निर्मल भारत अभियान किस योजना के साथ जुड़ा हुआ है? निर्मल भारत अभियान किस योजना के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका संबंध हो जाएगा गंदी बस्ती क्षेत्रों में सामुदायिक जो शौचालय है इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी। रावतभट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? रावतभट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान, ऑप्शन डी। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में देखा था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को माइनस कर देते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद से, तो हमें मूल्यह्रास प्राप्त होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्यांत्रित सेल है? क्यांत्रित सेल यानी कि रूपांतरित चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, संगमरमर यहाँ पे क्यांत्रित सेल के अंतर्गत आता है। क्यांत्रित सेल के अंतर्गत और भी आते हैं जैसे कि क्वार्टजाइट होता है, एंथ्रासाइट कोयला हो गया, ग्रेफाइट होता है, स्लेट होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने एक बताया कि ये क्या बताया था, एंथ्रासाइट कोयला। तो कोयले के अगर हम प्रकारों के देखें तो लिग्नाइट कोयला हमने कई बार डिस्कस किया है कि लिग्नाइट जो कोयला है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? लिग्नाइट कोयला आता है अवसादी के अंतर्गत, अवसादी के अंतर्गत, ठीक है, अवसादी के अंतर्गत। जबकि ये आपका बिटुमिनस जो कोयला है, बिटुमिनस कोयला ये अग्नेय के अंतर्गत आता है, अग्नेय के अंतर्गत। और एंथ्रासाइट जो हो गया, एंथ्रासाइट जो हो गया ये आता है आपका ये क्यांत्रित सेल के अंतर्गत। तो तीनों कोयले के प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीनों अलग अलग के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण हैं? ये सभी के सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। वलित पर्वत भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया? भील जनजाति, गुजरात, गद्दी, हिमाचल प्रदेश। टोडा की बात करें तो टोडा यहाँ पे गलत हुआ क्योंकि नीलगिरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपका तमिलनाडु यहाँ पे ज़्यादातर सही होना चाहिए। तो सी को टिक करेंगे, ये आपका गलत है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन सी। करेवास मिट्टी जो कि जफरान यानी कि केसर की एक स्थानीय किस्म होता है, खेती के लिए उपयोगी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? करेवास मिट्टी का संबंध हो जाता है कश्मीर हिमालय से। कश्मीर हिमालय, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा जमा की जाती है? नदियों के द्वारा जमाव से बनता है, इस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। और भारत में ज़्यादातर जो मिट्टियाँ यानी उत्तर भारत की अधिकांश जो मिट्टियाँ वो जलोढ़ मिट्टी ही है। भारत के अधिकांश क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलता है। निम्नलिखित धार्मिक समूहों में से किस एक ने 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? ये आपका राइट आंसर होगा जैन। जैन करेक्ट है, ऑप्शन डी। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, इसलिए यह स्थित होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिएगा। अगर हम ग्लोब की बात करें और अगर हम 0 डिग्री इस तरह से गुजारें जो कि ग्रीनविच होकर के गुजरता है, यानी 0 डिग्री इधर हम बढ़ेंगे तो हमारा ईस्ट होगा और अगर हम इधर बढ़ते हैं तो ये वेस्ट होगा। राइट, ये तो पता होगा क्योंकि ऊपर आपको मैप पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए, और अगर हम इसको बीचों बीच इस तरह से भी डिवाइड कर दें, अब ये बन गया इक्वेटर। और भारत कहाँ पे स्थित है? भारत आपका इधर पड़ता है इस तरह से। राइट, अब ध्यान से समझिएगा कि अगर हम भारत को इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और काहिरा यानी कि काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, ग्रीनविच से 2 घंटा आगे, तो लंदन से ग्रीनविच यानी कि लंदन से होकर के गुजरता है। यहाँ पे काहिरा अगर आपका देखें तो कुछ इस तरह से इधर पड़ेगा और इसके आगे यानी कि अगर 0 डिग्री से इधर हम बढ़ रहे हैं तो वो क्या होगा? 0 डिग्री से उधर की तरफ बढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली आपका ईस्ट की तरफ जाएगा, राइट हैंड की तरफ, ईस्ट की तरफ जाएगा। यानी आपका वेस्ट वाला ऑप्शन कटेगा और वेस्ट वाला ऑप्शन कटेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 28 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा, ये कैसे क्लियर करेंगे? तो आपको पता है कि जब भी हम लोग देशांतर को पार करते हैं तो 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। तो बात यहाँ पे 2 घंटे की जा रही है तो 15 दूनी की 30, 30 यहाँ पे करेक्ट होगा। और ईस्ट क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि ये हमारा
पूरब की तरफ चल रहा है, ठीक है। ग्रीनविच से जो काहिरा पड़ता है वो पूरब की तरफ पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिम्स का पूर्ण रूप क्या हो। ट्रिम्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रिम्स का पूर्ण रूप होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। मेजर यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो राजा जे चेल्लैया समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन बी। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया? तो ध्यान रखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया था, और ये सबसे पहले राजस्थान में, ऑप्शन डी राजस्थान में। वह अर्थशास्त्री जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक रूप से भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया, वैज्ञानिक रूप से। राइट आंसर VK RV राव, ऑप्शन बी VK RV राव। जबकि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था, क्वेश्चंस में वैज्ञानिक तरीके से, इसलिए VK RV राव। सरकारी व्यय का नियंत्रक प्राधिकारी कौन है? सरकारी व्यय का नियंत्रक प्राधिकारी कौन है? तो वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 1949। किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, इनका नाम है मोहम्मद सामी। मोहम्मद सामी, ऑप्शन बी। इनसे पहले ये जो रिकॉर्ड था रविचंद्र अश्विन के नाम था। शतरंज मास्टर मैग्सन जो कार्लसन है, इन्होंने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये किस देश से संबंधित है? कार्लसन का संबंध किस देश से? नॉर्वे से। नॉर्वे की राजधानी क्या होता है? ओस्लो होता है, ठीक है, ओस्लो। हाल ही में पेटा ने किसे 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था 2021 में? अभिनेत्री आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट, ऑप्शन ए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी है? रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी है। और ध्यान देगा जो रेणुका जी है, यानी कि रेणुका जो झील है, रेणुका झील, ये भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट है। और वर्तमान में रामसर जो स्थल है उसकी संख्या 49 हो चुकी है। ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में नदी उत्सव अभियान को शुरू किया गया? नदी उत्सव अभियान को शुरू किया गया, नदी उत्सव अभियान को शुरू किया गया था किस राज्य में? गुजरात, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुजरात। कि द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? द्विसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से। अगर हम बात करें कि ब्रिटेन से और कौन कौन सी चीज़ें ग्रहण की गई है, तो संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, और साथ ही साथ एकल नागरिकता, याद रखिएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे हम जानते हैं कि लोकसभा जो होती है, यानी कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये जो व्यवस्था है ये भी लिया गया ब्रिटेन से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? विधि निर्माण की प्रक्रिया भी जस्ट हमने बताया कि विधि का शासन साथ ही साथ विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये दोनों के दोनों ब्रिटेन से ही लिया गया, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया तो मैं आपको बता दूं कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। साधारण विधि का क्या अर्थ होता है? साधारण विधि का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया था। साधारण विधि का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा कि सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला जो कानून होता है उसी को कहा जाता है साधारण विधि, ठीक है, साधारण कानून। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन की निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन, तो ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस प्रदेश से है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी जैवमंडल, ठीक है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जैवमंडल। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो NGT की स्थापना हुआ था ऑप्शन बी यानी कि 2010 में, 18 अक्टूबर 2010 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल हैं। निम्नलिखित
का उपयुक्त वरीयता आरोही यानी कि क्रम में आपको बताना है। पंचायत समिति, ग्राम सभा और जिला परिषद को अगर हम क्रम से सजाएंगे आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ, तो सबसे पहले ग्राम सभा आएगा, उसके बाद पंचायत समिति और लास्ट में जिला परिषद। तो यहाँ पे 2, 1, 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो ये प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो पास हुआ था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे जो कानून होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस नियम, कायदे, कानून को मार्शल लॉ के नाम से जाना जाता है, मार्शल लॉ। ऑप्शन सी। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? आपको पता होगा पिछली बार मेंस में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से, विदेशी जो स्रोत हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे और काफ़ी मतलब अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ दिया था, तो कई लोग मतलब कंफ्यूज थे। तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा से और कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी, जैसे संघीय शासन प्रणाली, राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी लिया गया यहीं से। तो ये ध्यान रखिएगा, कनाडा बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय दोनों को। डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो इस अनुच्छेद का संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 बिल्कुल सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? नॉर्मली हम जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, लेकिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। 26 सितंबर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। राइट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका संबंध हो जाएगा पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो, जो आप जानते हैं रियो, यानी कि सही आंसर हो जाएगा सी। सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है? सतत विकास की अवधारणा किसकी देन है? तो ये ब्रेटलैंड आयोग, कहीं कि इसको ब्रंटलैंड आयोग भी लिखता है, ब्रेटलैंड आयोग भी लिखता है। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ 1987, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहले संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था जब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 6 है, जिसको हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और अब ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 के फर्स्ट में रखा गया, यानी कि 300 के क के अंतर्गत रखा गया। ये ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था। राइट, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपको पता है कि पहला जो बैठक हुआ 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुआ था, और उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जो कि संविधान सभा के समक्ष, और इसकी जो स्वीकृति मिली थी वो 22 जनवरी 1947 को मिला था। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है, प्रस्तुत कब किया गया था और स्वीकृति कब मिली थी। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने। राइट, अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन कब किया गया? गठन किया गया था किसके अंतर्गत? भारत की संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जैसा कि बताया गया 9 तारीख को हुआ था, 11 तारीख को हुआ था और उसके बाद 13 तारीख को। तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि नई दिल्ली में,
और इसकी अध्यक्षता वहाँ के जो वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके 2 दिन के बाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में, ये अस्थायी थे लेकिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। तो फिलहाल राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ, यानी सही आंसर है सी। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो कमेटी है, समिति है, वो कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, ऑप्शन ए। विश्व जैव विविधता दिवस या फिर विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, राइट, ध्यान रखिएगा 22 मई को। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की सतत विकास पर मानव पर्यावरण एवं स्टॉकहोम सम्मेलन संपन्न हुआ था कब? स्टॉकहोम सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? 1972। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सुस्थिर विकास का तात्पर्य क्या है? सुस्थिर विकास का तात्पर्य क्या है? सुस्थिर विकास का तात्पर्य है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास करना, ऑप्शन डी। और विकास भी इसी तरह से होना चाहिए क्योंकि पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए विकास हो तो वो ज़्यादा बेटर है। वायुमंडल में गैसों की विभिन्न मात्राओं का सही मिलान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सही तरीके से मैच नहीं किया गया। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%, ऑर्गन की मात्रा 0.93%, लेकिन CO2 की मात्रा यहाँ पे गलत है क्योंकि CO2 की मात्रा 0.03% होता है, 0.03%। ये यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लगाया गया, तो ये पॉइंट यहाँ का गलत होगा। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा आर्गन की मात्रा अक्सर पूछा जाता है, 0.93% बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसी को चुना जाता है, जो उस वक्त राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन बी, ठीक है। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? एक व्यक्ति और एक मत, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति एक मत। ये बात कही गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। सी विल बी राइट आंसर। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये देखिए पारित आपका हुआ था 2005 में ही और लागू भी हुआ था 2005 में ही, लेकिन डेट में फ़र्क है क्योंकि इसको पारित किया गया था 15 जून 2005 को। लेकिन अगर लागू की बात करें, ये लागू जब हुआ था वो डेट था 12 अक्टूबर 2005। तो ये दोनों डेट आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर तो हम 2005 को टिक करेंगे। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और ये कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। भाग 4 के अंतर्गत आता है, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधाजनक अदा किया जाता है। ये बात किसने कही थी? ये कथन किसका था? ये कथन KT शाह ने कहा था, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, KT शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के निर्देशक सिद्धांतों या फिर तत्वों में निहित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या फिर तत्वों में निहित है। तो यहाँ पे क्या है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका इसी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये इसी के अंतर्गत नहीं आता, जैसे अपराधों के लिए दोष सिद्धि का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों के, ये सभी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन ये आपका मौलिक नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। देखिए ये आपका आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है, लेकिन किस आर्टिकल के 39 का कौन सा भाग है, क ख ग, ये आपको कमेंट करके बताना है कि पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन जो मिलता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? इसका मुख्यालय पड़ता है जिनेवा में। जिनेवा बिल्कुल सही आंसर होगा।
यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब की गई थी? यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनईपी की स्थापना हुआ था 1972 में। 1972, जिसकी मुख्यालय की बात करें तो केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है एम्स्टर्डम में। ऑप्शन डी, एम्स्टर्डम में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद है, दूसरी तरफ उसका विषय दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 40 जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य के नीतिगत सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है, ठीक है। अनुच्छेद 41 का संबंध काम करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अनुच्छेद 48 का संबंध कृषि और पशुपालन का गठन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1 2 3 4, ठीक है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? द्विसदनीय पहली बार ये कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, यानी सही आंसर हो जाएगा सी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? जिसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे थे, और ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे ईस्वी पूछे कब की गई थी तो 1774 में, और अधिनियम पूछे तो भाई फिर वहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 करेंगे। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो लोकसभा का गठन कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सरल आप याद रखें, यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। जैसे स का मतलब हो गया संसद, र का मतलब हो गया राज्यसभा, और ल का मतलब लोकसभा। संसद का गठन 79, राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 81 यानी कि लोकसभा की बात कही जा रही है, तो 81 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जो है वो जनगणना के आधार पर है। किस जनगणना के आधार पर है? तो 1971 के जनगणना के आधार पर है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इससे कम तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पादों को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा इकोमार्क कब से प्रदान किया जा रहा है? इकोमार्क जो है वो कब से प्रदान किया जा रहा है? 1991 से प्रदान किया जा रहा है, 1991। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं, छाता विधान, सी करेक्ट आंसर होगा। पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच के मध्य होती है? सामान्यतः किस पीएच के मध्य होते हैं? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और ये जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6 से लेकर के 7.5, 6 से लेकर के 7.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? तो विजय हजारे ट्रॉफी को पहली बार जीता था, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश। 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2021 में पहली बार हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा करके जीता था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा, तो इसमें गुजरात टॉप पर है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे गोवा। हाल ही में किस राज्य में समाज सुधार अभियान शुरू किया गया? समाज सुधार अभियान शुरू किया गया, आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑप्शन बी बिहार बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन चुका है? 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ऑप्शन डी। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ये है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा अभ्यास। अभ्यास, ऑप्शन बी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।